कल की क्लास में हमने प्रस्तावना के ये शब्द डिस्कस किए थे। समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है। और आप प्रस्तावना में एक चीज देखते हैं कि प्रत्येक शब्द व्याख्या करने जैसा है। कि पूरी प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो पूरी प्रस्तावना के जब एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तभी हमें प्रस्तावना का अर्थ और इसका महत्व समझ में आएगा। देखिए, कुछ ऐसे शब्द चुने गए जिससे पूरा संविधान एक बार में हमें पता चल जाए कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, कि पूरे संविधान में अंदर क्या क्या होगा और किस स्वरूप की कल्पना संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान निर्माण के दौरान की गई थी, उसके तहत ऐसे शब्द चुने गए हैं जिनको हमें बहुत, देखिए जनरल आप कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें एक पैराग्राफ में इतनी व्याख्या की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप जब प्रस्तावना देखते हैं तो देखिए एक एक शब्द कितनी बातें लिए हुए है, कितना वास्ट लेवल पे है। यही दर्शाता है कि हमारी जो प्रस्तावना है ये पूरे संविधान का सार है। कल मैंने जब आपको क्लास शुरू की थी तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि प्रस्तावना पूरे संविधान का सार है। इस बात का मतलब यही था कि देखिए इसके एक एक वर्ड, कल हमने लगभग 1 2 3 4 5 6 से 7 शब्दों पे सिर्फ चर्चा की थी और हमें इतना समय लगा था। तो ये इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों किया जा रहा है, इसका आपको रीज़न आज मैं बताऊंगी कि इतना डीप में हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक रीज़न तो ये है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार है। तो जब एक इतने बड़े संविधान का सार अगर कुछ शब्दों में लिखा जाए तो उन्हें समझने के लिए भी हमें बहुत लंबे डिस्कशन करने होंगे। लेकिन देखिए, इसके कुछ रीजंस और भी हैं जिसकी वजह से आपको इतना डिटेल में सब चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, देखिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, वो 1-2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ठीक है, कि प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े विशेषणों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है तो आप जो अगर मैंने गलत कुछ लिखा है तो आप करेक्ट कर लेना उसको। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप, चलिए पहले इस पे डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग महक जी।
चलिए आगे क्लास में ज्वाइन करिए, आगे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? एक बार आप अपने स्तर पर बताइए कि आप इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है। बताइए। प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े विशेषणों पर टिप्पणी कीजिए। बताइए। जो हम हर टॉपिक के हर शब्द पे जो ये डीप डिस्कशन कर रहे हैं, इसका एक रीजन ये क्वेश्चंस है कि टॉपिक्स पे से जो क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो बहुत सिंपल नहीं होंगे। अगर आपको एक देखिए क्या लिखा है, प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े विशेषणों पर टिप्पणी कीजिए। गणराज्य जो शब्द है, इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है? सबसे पहला विशेषण इसमें है देखिए बेटा, आप में से एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, ठीक है। गणराज्य शब्द है ये, यहां ये लिखा है गणराज्य शब्द आपको दिख रहा है। गणराज्य के साथ में ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द लिखा हुआ है उससे जुड़े हुए विशेषण कौन से हैं, कि प्रस्तावना के अंदर ही गणराज्य जो शब्द है उससे जुड़े हुए विशेषण उनको पूछा जा रहा है, जो कि क्या है? सबसे पहले आप बताएंगे लोकतंत्रात्मक। विशेषण किसको कहते हैं आपको पता है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण की जो हमारी व्यवस्था है ये इससे जुड़े हुए, तो गणराज्य एक शब्द है, उससे जुड़े विशेषण क्या है? जिस तरह से गणराज्य शब्द बता रहा है कि हमारा राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, उसी तरह ये शब्द भी बता रहे हैं। लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब जो विशेषण हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, अगर आप, क्योंकि देखिए कल हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, इन पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि हो सकता है आपको ये भी लगा हो कि प्रस्तावना के लिए 3-4 क्लासेस हम ले रहे हैं। तो देखिए इसका रीज़न यही है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ शाब्दिक अर्थों के साथ अगर आप पढ़ेंगे, देखिए बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपके मेंस ओरिएंटेड ये डिस्कशन है कि सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक अर्थों के साथ पढ़ना या फिर इसको याद कर लेना एनफ नहीं है। क्योंकि
आप एक बार क्या करें, पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के। देख, आपने सुबह सर की क्लास भी आपने अटेंड की होगी, उसमें भी डिस्कशन चल रहा है पेपर को लेके। तो देखिए पेपर जो आएगा ना, वो डायरेक्ट कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, संविधान की प्रस्तावना लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ बच्चों को ये समझ में भी नहीं आया कि ये पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है कि गणराज्य शब्द से जुड़े विशेषणों पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप क्वेश्चंस को समझने की अपनी जो थॉट प्रोसेस है उस पर काम करना आपको बहुत जरूरी है। और वो तब आपको आएगा जब आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन देखने इसलिए जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप, इसीलिए आपको मैं इतने डीप लेवल पर और एक एक शब्द पर इतना सब कुछ आपको बता रही हूं। देखिए एक क्वेश्चन आप और लिखिए। लोकतंत्रात्मक इसका आंसर है। इसके साथ साथ पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब शब्द इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सब इसके आंसर होंगे और इनको आपको पूरा डिटेल में समझाना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का आधार है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का आधार है या भाग है, न्यायिक निर्णयों के से स्पष्ट करें। बिल्कुल, पॉलिटी के क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और जब भी मैं जिस भी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, देखिए कल हमने जैसे समाजवाद को, पंथ निरपेक्षता को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को, गणराज्य शब्द को, इनको डिटेल में डिस्कस इसीलिए किया है क्योंकि देखिए क्लास का रीजन ये नहीं है कि हम क्लास सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। क्लास का रीजन ये है, आप अगर ये क्लास ले रहे हैं ना तो इससे आपकी सोच बड़ी हो जानी चाहिए, आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। देखिए आप पेपर तब ही अटेंड कर सकते हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन का आंसर आप कभी 2 आर्टिकल लिख के, 4 आर्टिकल लिख के, प्रस्तावना लिख के नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन आप एक बार पेपर उठाइए यूपीएससी का, आपने अभी सॉल्व कर रहे हैं आपको पता चल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस में भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन सारे नहीं पूछे जाते हैं कि आप सोचेंगे कि पीसीएस में तो ठीक है डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं
वो हमें हमारी जो लिखना है उसका आधार है। और जो हमें पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन जनरल पूरा पढ़ने के बाद में आपके लिए जरूरी है कि आप उसके बाद ये ना करें कि आप उसके एक एक शब्द को डिटेल। एक बात बताइए, एक न्याय शब्द पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ है वो? संविधान में ही तो लिखा है, कहीं अलग से तो नहीं लिखा। न्याय शब्द पर ही क्वेश्चन बना दिया जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन बना दिया जाता है कि सिर्फ एक न्याय शब्द को ही लेके समझ लीजिए कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। जैसे कि देखिए, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों पे एक एक शब्द पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसीलिए एक एक शब्द को मैं व्याख्या करके आपको पढ़ा रही हूं। देखिए समझ लीजिए, जैसे कोई न्याय पे ही आपको क्वेश्चन बना दे, न्याय एक व्यापक अवधारणा है। न्याय एक व्यापक अवधारणा है जिसको संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधानों में निहित किया गया है। चर्चा करें। देखिए, जैसे ये ऐसा एक क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ एक न्याय शब्द को लेकर बनाया जा सकता है। बेटा देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, देखिए आपके साथ मैं जब पढ़ाती हूं तो आपको केस क्यों डिस्कस करती हूं कि केशवानंद भारती में ये कहा, मिनर्वा मिल्स में ये कहा, डीएस नकारा में ये कहा था, और जैसे कल हमने कितने सारे केस डिस्कस किए थे, एसआर बोमई में ये कहा, सबने हमने जैसे जैसे टॉपिक में जो जो केस होते हैं, इनरी बेरुबारी का वाद हमने डिस्कस किया था, केशवानंद का वाद डिस्कस किया था, मिनर्वा मिल्स के वाद हमने डिस्कस किया है, डीएस नकारा का इनेक्सल वियर वाला शायद कल डिस्कस किया था, याद नहीं। तो इसलिए ये केस के साथ भी आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत वादों का हवाला देते हुए इस पर चर्चा करें। जैसे समझ लीजिए, सिर्फ एक न्याय शब्द पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि न्याय एक व्यापक अवधारणा है जिसको संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधानों में निहित किया गया है, चर्चा करें। इसलिए न्याय शब्द, इस क्वेश्चन का आंसर आपका प्रस्तावना से शुरू हो जाएगा। प्रस्तावना में जो चर्चा न्याय को लेकर की गई है वो आपको लिखनी है, और फिर प्रस्तावना में जो दिया गया है उसके स्पष्टीकरण के लिए जो एफआर में सुविधाएं दी गई है, मौलिक अधिकारों के माध्यम से जो सामाजिक न्याय दिया गया है, राजनीतिक सुरक्षा के लिए 330, 334, 332 ये सब जो बताए गए हैं, डीपीएसपी में जो प्रावधान दिए गए हैं, ऐसे करके आपको जो न्याय शब्द को परिभाषित करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन सबको बताना पड़ेगा।
न्याय है क्या, इसको बताना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप पढ़ते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, और जब आप बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, देखिए बेटा, एग्जाम्स देने के लिए खुद को प्रिपेयर इसीलिए किया जाता है। तैयारी का जो समय है वो 1-1.5 साल समय इसलिए नहीं है कि आप 1-1.5 साल में आपको इतना सिलेबस कवर करने में वो समय आपको देना है। एक्चुअल में टाइम तैयारी के लिए इसलिए दिया जाता है कि हम बहुत पढ़ें, और इतना पढ़ें कि हमारी जो सोच है वो बहुत डेवलप हो जाए, थॉट प्रोसेस बहुत डेवलप हो जाए, हम खुद क्वेश्चन, टॉपिक्स में से खुद क्वेश्चन निकाल सकें कि इस टॉपिक से, देखिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम बहुत कम किया जाता है कि टॉपिक का नाम लिख के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। तो उस टॉपिक से, अब जैसे देखिए न्याय शब्द है, उससे ये क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने कि इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पढ़ना इस तरह है कि आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाए, बहुत वास्ट लेवल पर आप सोचने लग जाएं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, उसको करंट सिनेरियो से कैसे जोड़ा जा सकता है, या फिर उस कौन से बाह्य शब्दावलियों के साथ उसको कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। जैसे एक शब्द पे कितना बड़ा क्वेश्चन बनता है ये, इसीलिए हम इतना डिटेल में ये सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो हमने पढ़ लिया था उससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय के विषय में प्रस्तावना में बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि प्रस्तावना 4 सवालों के जवाब देती है। पहला था स्रोत, दूसरा था सरकार का स्वरूप, तीसरा था संविधान का उद्देश्य। स्रोत, सरकार का उद्देश्य, सरकार का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और लागू होने की तिथि। ये चीजें संविधान बताता है, जिसमें से हमने स्रोत और सरकार का स्वरूप डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे संविधान का उद्देश्य, कि संविधान का उद्देश्य क्या है। देखिए, संविधान का उद्देश्य मुख्य रूप से 3 तरह के न्याय और 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता और बंधुत्व, इनको प्रदान करना सरकार के उद्देश्य, संविधान के प्रस्तावना में उद्देश्य बताए गए हैं। 3 तरह के न्याय कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 ये न्याय हैं। इसके बाद में स्वतंत्रता क्या है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। 1, 2, 3, 4 और 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मीन्स की पद की और अवसर की समानता, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने।
तो आज हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि न्याय क्या है। ठीक है। अगर बिल्कुल शॉर्ट में और एक लाइन में अगर इसको समझा जाए, जो इसका संपूर्ण अर्थ बताता है। देखिए, चर्चा के लिए और लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हर चीज इतनी डीप है कि अगर हम 3-4 घंटे में डिस्कस उस पर करेंगे तो वो उसका अंत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन में इसको स्पष्ट किया जाए तो ये है कि उचित और अनुचित की पहचान ही न्याय है। क्या है? उचित और अनुचित की पहचान ही न्याय है। और इसके स्रोत क्या हैं? कानून, नियम, इस तरह से बहुत सारे माध्यम न्याय के हो सकते हैं। और न्यायपालिका जो है इन माध्यमों के द्वारा न्याय देती है। देखिए, न्याय जो शब्द है वो इंग्लिश के जस्टिस जो वर्ड है उसका हिंदी अर्थ है। ठीक है। और जो ये इंग्लिश भाषा में जो जस्टिस जो वर्ड है, ये एक लैटिन टर्म है जस, उससे बना है। और जस का मीनिंग होता है जो जस लैटिन टर्म है, इसका मीनिंग होता है बांधना या संयोजन करना। अब देखिए, जो शब्द के अर्थ के आधार पर तो इसका अर्थ है कि बांधना या संयोजित करना। ठीक है। व्यवस्था है जो एक ऐसी व्यवस्था जो कि व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है। और आप देखते हैं कि टाइम के साथ साथ न्याय की जो अवधारणा है वो बदलती रहती है। देखिए, एक समय था, या फिर अभी भी हम हमारे घरेलू स्तर पर ये चीजें देखते हैं। घरेलू स्तर पर हम क्या देखते हैं कि जैसे समझ लीजिए कोई तकलीफ में है, तो उस इंसान ने, हो सकता है कि आपका कुछ बिगाड़ा हो, मेरा, जैसे कोई तकलीफ में और किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा हो, तो मैं क्या कहूंगी कि ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भगवान न्याय कर रहा है। एक तो ये स्वरूप है। कोई भी कभी जैसे इस तरह से न्याय को जाना जाता है, कभी क्या होता है, न्याय को ईश्वर की इच्छा या पहले के जन्म के कर्मों का फल मानते हैं। किसी के घर में कोई डेथ हो गई, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, भगवान की इच्छा यही थी। तो न्याय के स्वरूप क्या हैं? अलग अलग हैं। हर क्षेत्र में आप देखेंगे न्याय को अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। इसलिए जो न्याय जो शब्द है ये बहुत बड़ा और वास्ट, बहुत व्यापक दृष्टिकोण लिए हुए है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, यह भी एक न्याय। इस तरह से आप देखते हैं कि न्याय को बहुत तरीकों से परिभाषित किया जाता है। और न्याय जो है, इसका अभिप्राय अगर देखें तो यह है कि न्याय सामाजिक जीवन की वो स्थिति है जो व्यक्ति के आचरण और सामाजिक कल्याण की, देखिए मैं ये बोल रही हूं इस कि जो व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन की जो एक स्थिति है, न्याय क्या है, सामाजिक जीवन की एक स्थिति है। और स्थिति क्या होगी कि व्यक्ति के आचरण और सामाजिक कल्याण, इसमें समन्वय ही न्याय है। किसमें? व्यक्ति के आचरण में और सामाजिक कल्याण में। व्यक्ति के आचरण एवं सामाजिक कल्याण, इन दोनों में
सामंजस्य बिठाना। आप इनको जोड़कर देखिए कि किसी भी व्यक्ति का आचरण कैसा है, वो समाज में कल्याणकारी हो सकता है अथवा नहीं, या विध्वंसक हो सकता है। और सामाजिक कल्याण की जो एक्टिविटीज हैं वो कहाँ तक व्यक्ति के आचरण के अनुकूल चल रही है। तो इसलिए इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करना न्याय को परिभाषा देता है। इवन न्याय का जो महत्व है उसको यहां तक कहा गया है, कौटिल्य ने ये बात कही है कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और अरस्तु के द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना ही न्याय है। क्या कहा है अरस्तु ने कि हर पर्सन का एक भाग होता है समाज में, और उसका जो भाग है वो उसको प्रदान करना ही न्याय है। देखिए, जो न्याय की ये अवधारणा है कि एक समाज में सब लोग अधिकारों का उपयोग करें, कि एक समाज है उसमें लोग रहते हैं तो उसमें अधिकारों का वो उपयोग करें और साथ में क्या करें, कर्तव्यों का पालन भी करें। अधिकारों का उपयोग करते हुए जब वो कर्तव्यों का पालन करेंगे तो इससे क्या होगा, सारा समाज आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। और सामाजिक व्यवस्था में जो अरस्तु ने बात कही वो साबित होगी कि सामाजिक व्यवस्था में जो हर व्यक्ति का न्यायोचित स्थान है उसको वो प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि देखिए, जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और इसके साथ में जब आप कर्तव्य का भी पालन करते हैं तो आप देखिए, जब हम अधिकारों का प्रयोग करें और कर्तव्यों का पालन ना करें तभी अराजकता की स्थिति पैदा होती है। तो जब हम अधिकारों का उपयोग करेंगे और साथ साथ में कर्तव्यों का पालन भी करेंगे तो इससे क्या होगा, समाज में जुड़ाव आएगा, और समाज में जुड़ाव आएगा तो जिसकी जो स्थिति है उस पर वो बना रहेगा, जिसको जो स्थान प्राप्त, जो जिस स्थान के लायक है उसको वो प्राप्त करेगा। तो यही स्थिति लाना न्याय है, जिसका जो स्थान है वो उसको मिलना चाहिए। और इसी के तहत हम आगे देखेंगे कि जो 3 आयाम बताए गए हैं जिसमें से पहला है सामाजिक न्याय। क्या है सामाजिक न्याय? देखिए, सामाजिक न्याय जो है कि न्याय के 3 आयाम प्रस्तावना बताती है। क्या है? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। और जो लोकतंत्र का जो अंतर्वेक्षण है इससे न्याय के अर्थ का विस्तार बहुत हो गया है, बहुत वाइड लेवल पर न्याय शब्द हम देखते हैं। और इसी के कारण मानव जीवन जो है उसके हर क्षेत्र से न्याय जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि अगर न्याय ना हो तो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और सामाजिक न्याय का संबंध कहाँ है? सामाजिक न्याय का संबंध व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के मध्य संतुलन से है। कि क्या किया जाए? सामाजिक न्याय क्या है कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं और जो सामाजिक नियंत्रण है। देखिए, सामाजिक न्याय, इस शब्द को देखिए आप, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का संबंध किससे होगा कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं और जो सामाजिक नियंत्रण है उसमें संतुलन, और इसके अधीन व्यक्ति की जितनी आशाएं हैं उनकी पूर्ति सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय कब होगा? जब मनुष्य के अधिकार और समाज का जो एक नियंत्रण है उसको संतुलित किया जाए, और इस संतुलन को बनाए रखते हुए कि उसके जो उस पर जो समाज में अधिकार हैं उसका वो प्रयोग करे, लेकिन एक नियंत्रण के साथ ये संतुलन बनाया जाए। और इसके तहत जो एक व्यक्ति की आशाएं होती है कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें विकास के अवसर मिलने चाहिए, हमें हमारे रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए, हमें जॉब मिलनी चाहिए, हमें सब चीज़ें जो एक आशाएं होती हैं। देखिए, समाज में अगर आपके पास अधिकार हैं और उस पर अगर सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा, देखिए अगर आपकी आशाओं की पूर्ति अगर सामाजिक नियंत्रण के साथ की जाएगी ना,
तब वो न्याय कहलाएगा। सामाजिक न्याय तब वो कहलाएगा कि नियंत्रण कर दिया जाए और आपकी आशाओं की पूर्ति ना की जाए। देखिए, हर समाज में व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं और उन अधिकारों पर जब नियंत्रण इस तरह से किया जाए कि नियंत्रण तो किया जाएगा लेकिन इसके साथ साथ में आपकी आशाओं की पूर्ति भी की जाएगी, तब वो किस स्वरूप का रूप लेता है? सामाजिक न्याय का। ठीक है, सामाजिक न्याय का अर्थ देखिए, शाब्दिक तौर पर हम देखें तो ये है कि नस्ल, लिंग, धर्म, आय स्तर, जाति आदि, ये सब जो हैं, ये सब जितने आधार हैं, इनके आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के लिए समान अधिकार, कि नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या आय स्तर के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना हो। व्यवहार, अवसर, उपचार, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों के लिए अधिक अच्छा और असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, किसी तरह का भेदभाव समाज में ना हो। हर पर्सन को उसके पर्सनल डेवलपमेंट के अवसर मिलने चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इतनी भिन्नता हमारे देश में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति विकास के लिए जो उसके लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियां हैं, भिन्नता के कारण कोई भी व्यक्ति उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है कि लिंग, धर्म, आय, जाति, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबके लिए और अच्छा और असमान के साथ समान व्यवहार और सबको विकास के अवसर मिलना और भिन्नताओं के कारण अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों से वंचित न रह जाना, यही न्याय है। सामाजिक न्याय इसी को कहते हैं। देखिए, कल हमने देखा था कि जो हमारे संविधान में एक शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद। देखिए, समाजवाद शब्द इसलिए जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और आज हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि पहले जब प्रस्तावना बनी तो हालांकि स्वरूप तो हमारे राष्ट्र का समाजवादी था, लेकिन ये शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि समाजवाद शब्द जो अपनाया गया है हमारे प्रस्तावना के अंदर, तो देखिए एक इसका रीजन ये भी है कि जो सामाजिक न्याय की जो एक संकल्पना प्रस्तावना में लिखी गई है, वो समाजवाद का स्तंभ कहा जाता है। एक तरफ जहां समाजवाद को अपनाया गया है, तो दूसरी तरफ व्यवस्था भी समाजवाद के अकॉर्डिंग हमारे देश में पाई जाती है, क्योंकि देखिए जो सामाजिक न्याय है वो इस समाजवाद का आधार स्तंभ है। और कुछ धार्मिक शिक्षाएं भी जो हैं वो भी सामाजिक न्याय के बारे में बताती हैं और उसे एक तरीके के रूप में माना जाता है। जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो सामाजिक अभ्यास पर आधारित है। सामाजिक अभ्यास पर आधारित है, इसका मतलब ये है कि जब समाज में लगातार समानता बरती जाएगी, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो सिद्ध होती चली जाएगी। देखिए, मैंने क्या कहा है कि जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो सामाजिक समानता के अभ्यास पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि सामाजिक समानता का अभ्यास मतलब जब समाज में ये प्रवृत्ति चलती चली जाएगी कि सबके साथ में समानता का व्यवहार लगातार होता चला जाएगा, तब क्या होगा कि जो ये सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो कंप्लीट सिद्ध होती रहेगी। और एक तरह से ये भी आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय वो है जहां पर मनुष्य का शोषण ना करता हो। और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो भी हमारे संविधान में हैं और उनको संविधान के जो केशवानंद भारती के वाद में आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया था उसमें भी इन सामाजिक न्याय से जुड़े हुए प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है। अगर आप न्याय की सटीक परिभाषा जानना चाहें तो यही है
उचित और अनुचित की सही पहचान ही न्याय है। आप हर क्षेत्र में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, न्याय जो है ना, ये बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, और समय के साथ में इसकी अवधारणा इतनी बदल गई है कि आप जीवन के हर पहलू में न्याय को देखते हैं। तो देखिए, न्याय की बहुत सारी डेफिनेशन है। सामाजिक न्याय अलग है, कानूनी न्याय अलग है, राजनीतिक न्याय अलग है, आर्थिक न्याय अलग है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक न्याय शब्द की सटीक परिभाषा अगर जानना चाहते हैं, या एक ऐसी लाइनिंग जो एक लाइन में कंप्लीट बता दे कि आखिर न्याय होता क्या है, तो देखिए, उचित और अनुचित की सही पहचान, तो देखिए आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, चाहे वो कानूनी न्याय हो, हर तरह के न्याय में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हम देखें जो सामाजिक न्याय को डिनोट करते हैं, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 23 देख लीजिए आप, मानव के व्यापार और बेगार पर निषेध। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है कि मानव तस्करी और बेगार और अन्य समान प्रकार के जो जबरन श्रम है उनको निषिद्ध किया गया है। क्या किया गया है? और इस प्रावधान का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो वो दंडनीय अपराध बनाया गया है। क्या किया गया है कि मानव तस्करी और बेगार को प्रोहिबिट किया गया है, और अगर इस तरह का काम कोई भी करता है तो उसके लिए प्रोविजन है कि उसको दंडित किया जाएगा। और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य को अनिवार्य सेवा लागू करने से कुछ भी नहीं रोकेगा। देखिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो अगर आप गवर्नमेंट अगर कुछ लागू कर रही है, तो ऐसी सेवा लागू होने के द्वारा, अगर कोई सेवा अगर गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है, तो उसको किसी आधार पर कोई भेदभाव, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि आप जनरल जो कोई भी पर्सन, ह्यूमन बीइंग जो नागरिक हैं, वो मानव तस्करी और बेगार नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई सुविधा लाई जाती है, उसके आधार पर जो सुविधा लाई गई है उसको उसी स्वरूप में अपनाना होगा, ना कि आप उसको यूज करते हुए आप किसी तरह का भेदभाव करें। ठीक है, आप आर्टिकल 24 देख लीजिए कि कारखानों में जो मतलब बहुत डेंजरस जो एक्ट हैं, जो काम है, उनमें बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया है कि 14 साल से कम के एज के जो बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में, खान में या अन्य खतरनाक जितने रोजगार हैं उनमें काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और डीपीएसपी में अगर आप सामाजिक न्याय के प्रोविजंस देखेंगे तो देखिए आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 37 में क्या है कि किसी भी न्यायालय द्वारा मतलब प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और इन सिद्धांतों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य है। देखिए, ये कानून द्वारा लागू नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें लिखा क्या गया है कि राज्य का कर्तव्य है ये। तो जब कर्तव्य राज्य का होता है तो ये दिखाता है कि इस राष्ट्र में सामाजिक न्याय की जो परिधि है वो राज्य के अंदर निहित की गई है। और 38 को हम देखते हैं कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा, ये भी सामाजिक न्याय है। और राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस व्यवस्था के लिए प्रभावी ढंग से इसको सुरक्षित करेगा, संरक्षित करेगा और इसके लिए लगातार प्रयास करता रहेगा और आय और सुविधाओं के अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा कि सबके साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। इसी तरह आप आर्टिकल 39 में भी देखते हैं कि राज्य द्वारा नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, जैसे कि पुरुष और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उनका अधिकार है और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है। ये व्यवस्था हमारे डीपीएसपी में की गई है। और बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दिया जाना। ऐसे ही आप देखते हैं 39A में कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, और राज्य सुनिश्चित करेगा कि मतलब जो कानूनी जो प्रणाली का जो संचालन का रूप है उसमें क्या हो, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था हो। और इससे क्या होगा, आर्थिक और जो अन्य अक्षमताएं हैं उनके कारण कोई व्यक्ति
न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये सब प्रोविजंस डाले गए हैं। इसी तरह आप 46 में देखते हैं कि कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है और राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों में बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने के भी प्रोविजंस किए गए हैं। और इसी तरह सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए जो सामाजिक सुरक्षा का वातावरण बनाने की जो संविधान में कोशिश की गई है, उससे रिलेटेड सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि जब देखिए सामाजिक न्याय के तहत समाज में सुरक्षा हर किसी की होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका एक बहुत सुंदर आप एक चित्रण देखेंगे कि किस तरह सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का कौन सा प्रोविजन संविधान में डाला गया है। देखिए सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में अगर इसको अभ्यासित किया जाता है, इसको लाया जाता है व्यवहार में, तो ये प्रतिबंधित है और अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता का प्रवर्तन लॉ में पनिशेबल है कि अगर किसी भी तरह से अगर किसी के साथ में भी अस्पृश्यता को लेकर व्यवहार किया जाता है तो वो कोर्ट में कानून में पनिशेबल है। देखिए इसमें प्रोविजन यही है कि हैजार्डियस जो काम है वो नहीं होने चाहिए, ये प्रोविजन दिया हुआ है। और जब हम एफआर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए प्रोविजन क्या क्या है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें भी सामाजिक न्याय का जो देखिए समझ, ये हम सिर्फ एक शब्द पर इतनी चर्चा सिर्फ इसी कारण कर रहे हैं कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास मैटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, वो ऐसा नहीं होगा कि एज इट इज आपको याद हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय को लेके आपकी एक सोच डेवलप होना शुरू होगी कि हाँ भाई सामाजिक न्याय में इतनी सारी चीजें होती है। और जब आपके सामने क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जाएंगे तो आप चीजों को लिख पाएंगे, क्योंकि देखिए लिखने के लिए क्या होता है, मैटर होना जरूरी नहीं है। लिखने के लिए मैटर तो तब अपने आप आता है जब हमारी सोच कंप्लीट खुली हुई होती है, डेवलप्ड होती है, माइंड थॉट प्रोसेस जब डेवलप होता है तो हम जब क्वेश्चन देखते हैं सामने तो हमारे अंदर विचार अपने आप आते हैं, क्योंकि हम इतना चीज़ों को समझ चुके होते हैं, इतना डीपली पढ़ चुके होते हैं उनके बारे में कि सीधी सी बात यह है कि जब क्वेश्चन आपके सामने होता है तो उसके लिए आपके पास रटा हुआ मैटर होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपकी सोच डेवलप्ड होना जरूरी है। ठीक है, कहाँ थे हम कि मौलिक अधिकारों में सामाजिक न्याय की व्यवस्था किस तरह से की गई है। देख, मौलिक अधिकार में हर वर्ग के लोगों के लिए मतलब उनको न्याय योग्य बनाया गया है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये समान रूप से प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे कि 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है और 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। देखिए जब 32 आया है तो एक बात डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जनरल वे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है। तो अगर साधारण आपको ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना। ठीक है, इस चीज को लिख लें आप। 1 नंबर के क्वेश्चन में जनरली ये चीजें पूछी जाती हैं। अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की आत्मा क्या है तो आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि B.R. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बाबा साहेब के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। उनका मानना था कि संविधान के आर्टिकल 32 के बिना संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा B.R. अंबेडकर के अकॉर्डिंग क्या है तो उसका जवाब होगा आर्टिकल 32। और जनरल अगर B.R. अंबेडकर साहब का नाम ना हो, साधारण तौर पर अगर पूछा जाए तो आंसर होगा प्रस्तावना। ठीक है,
और यही सामाजिक सुरक्षा जिस पे हमने बात की है कि सामाजिक न्याय को प्रदान करने के तहत सामाजिक सुरक्षा के जो उपबंध किए गए हैं उन पर हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा राजनीतिक सुरक्षा भी, देखिए समाज में जब हम रहते हैं तो सामाजिक न्याय के तहत हमें बहुत सारे पहलुओं में न्याय की जरूरत होती है। सामाजिक न्याय, जितना बड़ा कंसेप्ट न्याय है उतना ही बड़ा कंसेप्ट सामाजिक न्याय है, क्योंकि देखिए समाज में जब हम रहेंगे तो सामाजिक न्याय के तहत हमें हर चीज में न्याय चाहिए होगा, हर पहलू में। उसी पहलू में एक पहलू आता है राजनीतिक सुरक्षा, कि समाज में जब हमें हर वर्ग को राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त होगी तो जो सामाजिक न्याय का जो कंसेप्ट है वो फलीभूत हो पाएगा। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस देखते हैं आप, 330 में क्या किया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में किया गया है। और 243D और 243T में पंचायत में सीटों का आरक्षण है। और इसी का एक लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी आया है। बताइए इसमें लेटेस्ट अभी क्या चीज़ है? आपको सबको पता होनी चाहिए वो बात कि जो राजनीतिक सुरक्षा के तहत प्रोविजन जोड़ा जाने वाला है वो क्या है। बिल्कुल, महिला आरक्षण जो बिल लाया गया है वो भी सामाजिक न्याय के तहत जो राजनीतिक सुरक्षा है उसी का एक पहलू है। तो अगर इससे जुड़ा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन सब चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सामाजिक न्याय जब राष्ट्र में होगा और जिसके प्रोविज़न भी संविधान में दिए गए हैं उनको परिलक्षित करने हेतु जो सामाजिक न्याय शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। जो हमारे इतने सारे प्रोविजंस हैं, देखिए क्या कहा गया है कि प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार बताया गया है। तो जो इतने सारे आर्टिकल्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो किसको दिखाते हैं, किस एक वर्ड को? सामाजिक न्याय जो प्रस्तावना में शब्द दिया गया है वो सारे उन आर्टिकल्स को डिनोट करता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या होगा, एक उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक न्याय। और उसको कंप्लीट करने के लिए इतने सारे प्रोविजंस हैं और उन प्रोविजंस को एक शब्द में बताने के लिए सामाजिक न्याय शब्द का उपयोग प्रस्तावना में किया गया है। देखिए सामाजिक न्याय के विचार का उद्देश्य केवल व्यक्ति और समाज के जो उद्देश्य हैं उनके बीच में उपयुक्त सामंजस्य बैठाना तो है ही, और इनमें जब विरोध की स्थिति होती है तब उनमें संतुलन बैठाना है। और इसके अलावा जो समाज में जब विरोध की स्थिति होती है तो समाज के हित को, कि व्यक्ति और समाज के मध्य जब विरोध की स्थिति होती है तो समाज के हित को अधिमान्यता प्रदान करना ही, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का जो ये महायज्ञ है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सामाजिक न्याय। क्या है कि देखिए सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय को अगर शाब्दिक तौर पे समझे तो लगता है कि समाज और व्यक्ति में जो असमंजस्य है उसमें सामंजस्य बिठाना, और लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है कि जो समाज में विरोध की स्थिति होती है उसके दौरान व्यक्ति और समाज में अगर विरोध है तो समाज को अधिमान्यता देना और साथ में जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें ऐसी स्थिति लाना कि जो गतिरोध है उसको कम किया जा सके, यही सामाजिक न्याय है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चैप्टर है हमारा, आगे टॉपिक है आर्थिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है।
तो अब नेक्स्ट जो है वो है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक सब क्लियर? बताइए, सब समझ में आ रहा है? आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए, जो आर्थिक न्याय है वो सामाजिक न्याय का सहगामी है, कि जब सामाजिक न्याय होगा तभी हम आर्थिक न्याय को पा सकते हैं। सामाजिक न्याय पे अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए, ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता, अगर आर्थिक न्याय पाने में अगर स्वतंत्रता बाधक है तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है, वो निरर्थक है। देखिए, सामाजिक न्याय शब्द का सहगामी मैंने आपको आर्थिक न्याय को इसलिए बताया है क्योंकि देखिए, जब सामाजिक न्याय होगा तो सबके पास नौकरी होगी, समानता होगी, जिसके तहत सब स्टेबल होंगे, सबका विकास होगा। तो जो आर्थिक न्याय है वो सामाजिक न्याय का सहगामी इसलिए है। सहगामी का तात्पर्य ये है कि जब सामाजिक न्याय स्थापित होगा तब ही आर्थिक न्याय उसके साथ में चल सकता है। देखिए, एक भूखा व्यक्ति जो है, एक भूखा और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मानव गरिमा से उसको वंचित रखा गया है, तो मानव गरिमा किसके तहत दी जाती है? सामाजिक न्याय के तहत। तो एक भूखा व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसे मानव गरिमा से वंचित रखा जाता है, उसके लिए जो आर्थिक न्याय शब्द है वो बिल्कुल खोखला है, कोई महत्व नहीं रखता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी कोई गरिमा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो एक बात बताइए, फिर किस चीज़ का आर्थिक न्याय? सामाजिक न्याय नहीं है तो उससे उत्पन्न क्या होगा? आर्थिक अन्याय। इसलिए जो आर्थिक न्याय है वो सामाजिक न्याय का सहगामी है। तो देखिए, सरल शब्दों में आर्थिक न्याय की जो संकल्पना है उसका मूल मंतव्य ये है कि आर्थिक मूल्यों के आधार पर लोगों के मध्य किसी तरह का विभेद ना किया जाए। क्या है कि आर्थिक मूल्यों के आधार पर लोगों के मध्य किसी तरह का विभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव वर्ड्स में अगर इसको समझा जाए कि तो इसका अभिप्राय ये है कि जो कृत्रिम आधार पर किए गए भेदभाव के बिना काम करने के पर कि काम अगर किसी ने किया है तो उसका उपयुक्त भुगतान भी किया जाना चाहिए। देखिए, आर्थिक न्याय सामान्य कल्याण की परिस्थितियों के अधीन जो उत्पादन और जो वितरण है, कि जो सामान्य कल्याण की जो स्थिति है उसके द्वारा उसमें क्या किया जाता है? उत्पादन और वितरण के जो क्षेत्र हैं वो सबके लिए, मतलब वहां पर सबके लिए समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और साथ ही इसमें यह भी है कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है को इस तरह का स्वरूप दिया जाना चाहिए कि जन सामान्य जो है उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। क्या है कि आर्थिक न्याय जब मिल सकता है, जब जो अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को इसका, उस अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, ठीक है। और इस रूप में आर्थिक न्याय के विचार का जो निहितार्थ है, उसके अंदर जो अर्थ है वो है समाज का समाजवादी ढांचा। इस तरह से देखिए, जब कि ये मान्यता है, ये सोचा जा रहा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये स्थिति होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। और ये क्या बन जाता है? समाज का समाजवादी ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इक्वलिटी। और इस नज़रिए से देखने पर विज्ञान और औद्योगिकरण के जो आधुनिक युग में जो आर्थिक न्याय एक जो, क्योंकि देखिए टाइम क्या है? साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। तो आधुनिक युग में आर्थिक न्याय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संकल्पना है। क्यों? हालांकि नियोजन के माध्यम से जो सामाजिक हित में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है कि नियोजन के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और उससे क्या किया जा रहा है? सामाजिक हित में वृद्धि का प्रयास निरंतर किया जा रहा है कि समाज का हित दिन पर दिन होना चाहिए। तो राज्य की ये ड्यूटी है कि जो अगर वो नियोजन बढ़ा रहा है, लोगों को के हित में वृद्धि करना चाहता है, तो राज्य की ड्यूटी है कि वो विकासशील
समाज जो हमारा है उसकी जो मांगे हैं, उसमें जो कानून और न्याय के जो परंपरागत मानक है ना, उनमें सामंजस्य स्थापित करे। मतलब कि आर्थिक न्याय के जितने पहलू हो सकते हैं उन सब को प्रैक्टिकल अप्रोच पर काम करे, कि आर्थिक न्याय की किसी सबके पास कोशिश की जाए कि कोई बेरोजगार ना रहे, सबके पास रोजगार हो, जो जितनी कैलिबर रखता है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि सबको ऑफिसर रैंक पर लाके खड़ा कर दिया जाए। आर्थिक न्याय का एक तरह से हम अर्थ देखें तो ये है कि जिसके पास, कुल मिलाकर बात इतनी है कि अब रोजगार के अवसर डेवलप होने चाहिए और जिस अवसर के लिए जो एलिजिबल है उसको वो अवसर मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अवसर है लेकिन सबको नहीं मिल रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही मिल रहा है, किसी तरह का भेदभाव है। तो कुल मिला के बात यह है कि आर्थिक न्याय में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो क्या है कि रोजगार होना चाहिए। दूसरी बात, रोजगार के जो अवसर हैं वो सबको समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है अवसर है लेकिन समान रूप से नहीं मिल रहे। तो कुल मिला के बात यह है कि रोजगार के अवसर मिले और जिसका जो कैलिबर है उसको वैसा काम मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, इसी से आर्थिक न्याय की जो संकल्पना है उसको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब जैसा जिसका कैलिबर है वो वैसा काम करेगा तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी नहीं रहेगी। आर्थिक न्याय यही है कि सबके पास काम होना चाहिए, किसी के पास ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कैलिबर होने के बावजूद बैठा रहना, काम नहीं कर पाना, कि उपलब्धता नहीं है, ये फिर अन्याय की तरफ मोड़ देती है समाज को। तो देखिए, संविधान सभा में भी जब प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर चर्चा की गई थी। जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि समाजवाद शब्द को क्यों नहीं जोड़ा गया था, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम। देखिए, जब प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा जब लाया गया 13 दिसंबर को, तो उसमें क्या था, सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा थी। और उसमें क्या था कि दो दृष्टिकोण में संविधान सभा विभाजित थी। क्या था, पहला दृष्टिकोण यह था कि जो सामाजिक आर्थिक न्याय जो वाक्यांश है को इस तरह से विनिर्मित किया जाना चाहिए कि इससे समाजवाद के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से अंगीकृत किया जा सके। पहला दृष्टिकोण क्या कहता था कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसको इस तरह से विनिर्मित किया जाए कि समाजवाद के सिद्धांत को अंगीकृत किया जा सके। ठीक है, और इस दृष्टिकोण के बारे में भीमराव अंबेडकर का यह कहना था कि प्रस्ताव में ये बात कही गई थी और अंबेडकर साहब ने ये बात कही कि अगर ये प्रस्ताव यथार्थ है, रियल है और इसमें ईमानदारी का भाव है कि इससे राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रतिस्थापना करने में सक्षम हो सके, तो प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए कि देखिए अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि अगर सही में ये प्रस्ताव ईमानदारी के साथ लाया गया है और सही में ये यथार्थ है, तो अंबेडकर साहब का ये कहना था कि अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रतिस्थापना करने में राज्य अगर सक्षम हो सके, सक्षम कब होगा, जब बाकायदा स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। क्या अंबेडकर साहब क्या कहना चाहते थे कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय शब्द को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो साथ में आपको ये भी लिखना होगा कि इसकी प्राप्ति के लिए, इसकी स्थापना के लिए भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अभाव में, अंबेडकर साहब का यह कहना था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अभाव में कोई भी भावी सरकार किसी प्रकार सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना कैसे करेगी। कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं। अंबेडकर साहब का क्या कहना था कि अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रतिस्थापना आप करना चाहते हैं तो आप क्या लिखिए कि भूमि
और जो उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। मतलब कि जो आय के साधन हैं, देखिए जो कल हमने समाजवाद के विषय में डिस्कस किया था कि उन साधनों पर नियंत्रण किनका होता है, सरकार का। तो क्या लिखा है कि भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, कि मतलब वो राष्ट्र के नियंत्रण में होंगे। तो देखिए आगे उन्होंने क्या कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अभाव में कोई भी भावी सरकार की, कोई भी अगर सरकार आएगी तो वो कैसे सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना कर पाएगी। तो इसलिए अंबेडकर साहब ये कहना चाहते थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर बनाओगे तब ही सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हो पाएगी। और उसके लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्र जो भूमि है और उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण करेगा। मतलब वो राष्ट्र के नियंत्रण में होंगे, राष्ट्र के नियंत्रण में होंगे तो समाजवाद की स्थापना होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होगी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था की जब स्थापना होगी तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की पूर्ति हो पाएगी और सामाजिक और आर्थिक न्याय अवेलेबल करवाया जाएगा। ये अंबेडकर साहब का कहना था। पहला दृष्टिकोण ये था। इसके बाद में दूसरा दृष्टिकोण ये था कि दूसरे दृष्टिकोण के जो समर्थक थे उनका मानना यह था कि संविधान सभा को विचारधारा के स्तर पर, कि ये समाजवादी है, ये पूंजीवादी है, ये सब विचारधाराएं हैं, तो उनका मानना यह था कि संविधान सभा को विचारधारा के स्तर पर किसी आर्थिक नीति को संविधान का हिस्सा बनाने का अधिकार नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण क्या कह रहा था कि संविधान सभा को विचारधारा के स्तर पर किसी आर्थिक नीति को, कि विचारधारा के तौर पर कोई आर्थिक नीति क्या है कि जो भूमि है, उद्योग हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। तो दूसरा जो पक्ष था वो ये कह रहा था कि किसी तरह की आर्थिक नीति को संविधान का हिस्सा बनाने का राइट संविधान सभा को नहीं है। इनका सोचना ये था कि संवैधानिक ढांचे में कोई भी आर्थिक नीति का अगर समावेश किया गया तो वो पूरे ढांचे को कठोर बना देगा। क्योंकि देखिए क्या कहना चाह रहे थे दूसरे दृष्टिकोण वाले लोग कि अगर कोई एक स्पेसिफिक नीति को जोड़ दिया गया, स्पेसिफिक टर्म, विचारधारा की कोई टर्म को जोड़ दिया गया, तो इससे क्या होगा, वही स्थिति में रहने की स्थिति लाके हम खड़ी कर देंगे। क्या होगा कि संविधान का जो ढांचा होगा वो कठोर हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये हो सकता है इसको अव्यवहारिक बना दें। एक पक्ष ये था, पहला पक्ष हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पक्ष ये था। और एक सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए जब हमने संविधान सभा पढ़ा था तो उनमें से एक नाम ये भी पढ़ा था कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनका विचार ये था कि संविधान में किसी आर्थिक नीति का नहीं, जबकि किसी प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक विकास और सामंजस्य के तत्वों का समावेश होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, ये बात कही कि आर्थिक नीति की जरूरत नहीं है, आप मतलब प्रगतिशील समाज बन सके इसके लिए विकास और सामंजस्य के तत्वों का समावेश कीजिए। इस तरह से ये बातें कही गई। दो दृष्टिकोण इसको लेकर थे, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय वाक्यांश पर जब चर्चा हुई तो उसके जो इसमें जो प्रस्ताव के प्रस्तुता कौन थे, पंडित नेहरू ने कहा कि यदि हम स्पष्ट रूप से कह दें, पंडित नेहरू का ये कहना था कि अगर स्पष्ट कह दिया गया कि ये समाजवादी राज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं, तो पंडित नेहरू का ये मानना था कि अगर स्पष्ट तौर पर कहा गया तो इसको कुछ लोग तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो प्रस्ताव हम लेकर आए हैं इसको हम विवादास्पद नहीं बनाना चाहते हैं, किसी तरह का विवाद हमें इसको लेके नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि ये पारित हो जाए। तो अतः इसलिए ये क्या किया गया कि जो सैद्धांतिक शब्द जो है समाजवाद, एक पर्टिकुलर टर्म, इसको प्राथमिकता नहीं दी गई, और जो एक स्वरूप, जो चीजें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये क्या है, समाजवादी तो दिखाती हैं ये, तो इसलिए सैद्धांतिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और मतलब कि सैद्धांतिक शब्द को प्राथमिकता न देकर मंतव्य को प्राथमिकता दी गई। किसको, कि हम उन चीजों को लिखेंगे जो समाजवाद को स्थापित करेगी, ना कि सिर्फ शब्द को। इसलिए जो समाजवाद शब्द है वो उस समय प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। और ये जब नेहरू जी ने सब बातें
सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित वाक्यांश को मतलब बिना किसी संशोधन के कि समाजवाद स्पेसिफिक नहीं लिखा जाएगा, और सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय यही शब्द के साथ में फाइनली वो संशोधन पारित हो गया। और इस तरह से ये स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है उसको किस लक्ष्य के तौर पर इसमें जोड़ा गया था। समझ में आया? क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके, सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है तीसरा शब्द है राजनीतिक न्याय। देखिए, राजनीतिक न्याय कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय जो हमने पढ़े हैं ये बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, लेकिन राजनीतिक न्याय ये क्या है, लिमिटेड डेफिनेशन रखता है। इसकी बहुत कोई वाइड डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती है। देखिए, सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि वे लगभग समान रूप से राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर सके, और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। देखिए, जो राजनीतिक न्याय है उस शब्द को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यक्तियों को अवसर इस तरह से प्राप्त होने चाहिए कि लगभग समान रूप से राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर सके। मतलब कि रिप्रेजेंटेशन समान होना चाहिए, वोटिंग राइट समान होने चाहिए, इलेक्शन में खड़े होने के राइट सबके समान होने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए राज्य व्यवस्था को प्रभावित करने का, और राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि सब लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये कह सकते हैं कि जब चुनाव के बाद में सरकार आती है तो वो क्या करती है, नीति निर्धारण करती है। तो इसका अर्थ है कि सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में, कि जो सार्वजनिक नीतियां होती है उनको निर्धारित करने की प्रक्रिया में सबको प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का जो अवसर है और जो अधिकार है वो सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, कि जनरल सी बात यही है कि राजनीतिक न्याय यही है कि राजनीति में पार्टिसिपेशन के, वोट देने के, प्रतिनिधि के तौर पर खड़े होने के और नीति लागू करने में सबका समान हिस्सा होना चाहिए। किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता या फिर एक ये समुदाय की आबादी वोट नहीं डाल सकती है, या किसी तरह की दोयम दर्जे की नागरिकता की व्यवस्था कर देना, या फिर कोई भी तरह की इस तरह की राजनीतिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी से। और अगर कंप्लीट इसके अर्थ को देखें तो राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो प्रक्रिया है उसमें नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सबको राजनीतिक व्यवस्था में और उसकी प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समान अवसर सबको प्राप्त होने चाहिए। इस कारण आप देखते हैं कि कुछ लक्षण हम देख सकते हैं कि राजनीतिक न्याय के क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, एक लक्षण ये हो सकता है कि शासन प्रणाली जो होती है वो प्रतिनिधि मूलक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शासन प्रणाली प्रतिनिधि मूलक होनी चाहिए। और एक पहलू ये भी है, एक लक्षण राजनीतिक न्याय का ये भी हो सकता है कि सब वयस्कों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
ठीक है। और चुनाव जो होते हैं वो नियमानुसार होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। और चुनाव में सब नागरिकों को प्रत्याशी बनने का राइट होना चाहिए, वोटर बनने का राइट होना चाहिए। और राज्य के जितने भी पद हैं उन पर नागरिकों को चुने जाने का, नियुक्त होने का जो अवसर है वो समान होना चाहिए। और कोई भी अन्य अधिकार जो राजनीतिक न्याय को स्पष्ट करते हैं, कोई भी राइट, वो सब में समानता होनी चाहिए। राजनीतिक दल गठित करने के अधिकार होने चाहिए, भाषण देने के राइट होने चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभाएं होनी चाहिए, जो कुछ हम देखते हैं कि हमारे संविधान में प्रदत्त किया गया है। और मीटिंग्स करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ बनाने का राइट होना चाहिए, और प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मतलब इन नटशेल आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था और जो प्रक्रिया में भाग लेने की जो भाग लेने में समानता और स्वतंत्रता को ही राजनीतिक न्याय कहा जाता है। क्या है कि देखिए, राजनीतिक न्याय को अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो यही है कि राजनीतिक व्यवस्था में और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की समान स्वतंत्रता और समानता और स्वतंत्रता दोनों राजनीतिक न्याय, जो राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसमें, और राजनीतिक जो व्यवस्था की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है, चुनाव, वोटिंग, इलेक्शन के लिए खड़ा होना, ये सब, इनमें समानता का होना और स्वतंत्रता का होना ही राजनीतिक न्याय है। ठीक है, तो ये तीनों जो कंसेप्ट हैं इनमें से राजनीतिक न्याय कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, और मतलब ये एक लिमिटेड डेफिनेशन रखता है। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो है ये एक लिमिटेड डेफिनेशन रखता है। तो इस तरह से हमने आज तीनों तरह के न्याय के विषय में डिस्कशन किया है। ठीक है, देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आगे डिस्कशन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।